हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है केंद्र एकेडमी के फिर से एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग फ्रेंड्स यूपी यूपीएससी के द्वारा एग्ज़ाम में जो इतिहास के जितने भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। इसलिए चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, ये जो किताब है फ्रेंड्स घटना चक्र की किताब है और हम लोग उन प्रश्नों को देख रहे हैं जो यूपी यूपीएससी के द्वारा किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिएगा और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से कम इसे ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला फ्रेंड्स उसका जो नाम है गुप्त वंश। और गुप्त वंश में हम लोग क्या पढ़ेंगे, समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ेंगे। यानी गुप्त वंश में जितने भी शासक हुए हैं उनको हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा होगा, क्योंकि हम लोग इतिहास के एकदम शुरू से एकदम देख रहे हैं फ्रेंड्स, और आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा होगा तो इसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप उसको जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिशेण थे। ऑप्शन ए की बात करेगा तो इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी की बात करेगा तो कुमारगुप्त। ऑप्शन सी की बात करेगा तो उसका जो नाम है समुद्रगुप्त। और डी की बात करेगा तो स्कंदगुप्त। तो हरिशेण की बात करेंगे तो हरिशेण जो है गुप्त वंश में एक राजा का जो है दरबारी कवि था और उस राजा का नाम क्या था, समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त जो है इसका जो दरबारी कवि था उसका नाम क्या था, हरिशेण था। क्या नाम था, हरिशेण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इसमें हम लोग इसका डिस्कस देख सकते हैं, आप चाहेंगे तो इसका डिस्कस भी देख सकते हैं। इसमें लिखा है कि हरिशेण समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। वे विशेष रूप से प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता के रूप में जाने जाते हैं, जिसमें समुद्रगुप्त की वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन किया गया है ना। तो अभी हमने बताया था कि समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि था उसका नाम हरिशेण था और उन्होंने एक रचना किया था जिसका नाम जो है प्रयाग प्रशस्ति नाम है। क्या नाम है, प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट जो हमारा इसमें प्रश्न है कि समुद्रगुप्त की प्रशस्ति संस्कृत में एक कविता के रूप में किस कवि द्वारा रचित थी, जिसे इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया था। ऑप्शन ए की बात करेगा तो भारवी। ऑप्शन बी की बात करेगा तो भास। ऑप्शन सी की बात करेगा तो हरिशेण और ऑप्शन डी की बात करेगा तो बाणभट्ट। इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। सी जो इसका राइट ऑप्शन है। अभी हमने बताया भी था कि समुद्रगुप्त के जो दरबारी कवि थे उनका नाम हरिशेण था और हरिशेण ने जो है प्रयाग प्रशस्ति नामक रचना लिखा था और इसमें इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर जो है अंकित किया गया था। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, इसमें हम लोग इसका डिस्कस देख सकते हैं। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति संस्कृत में एक कविता के रूप में कवि हरिशेण द्वारा रचित थी, जिसे इलाहाबाद में, वर्तमान में इसका नाम प्रयागराज हो गया, में अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया था। हरिशेण राजा समुद्रगुप्त के जो है दरबारी कवि थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट जो हमारा तीसरा प्रश्न है कि खगोलविद वराहमिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार में हिस्सा थे। ऑप्शन ए की बात करेगा तो विक्रमादित्य। ऑप्शन बी की बात करेगा तो बिंबिसार। ऑप्शन सी की बात करेगा तो बिंदुसार और ऑप्शन डी की बात करेगा तो पृथ्वीराज चौहान। तो खगोल जो विद थे उनका नाम वराहमिहिर और जो कवि कालिदास है ये जो है विक्रमादित्य के दरबार में जो है रहते थे। ठीक है, चलिए इसका हम लोग देख सकते हैं इसका डिस्कस। इसमें लिखा है कि खगोलविद वराहमिहिर और कवि कालिदास सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से थे। गुप्त सम्राट जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय को ही हम लोग बोलते थे, विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। और इसमें आगे लिखा है कि उपाधि विक्रमादित्य थी। कालिदास और वराहमिहिर के अलावा अमर सिंह, धन्वंतरी, घटकपर, छपड़क, शंकु, वररुचि तथा वेताल भट्ट नवरत्नों में शामिल थे, है ना। तो ये सब नवरत्न में थे। ठीक है, विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। अभिज्ञान शाकुंतलम किताब के लेखक कौन है। ऑप्शन ए की बात करेगा तो तुलसीदास। ऑप्शन बी की बात करेगा सूरदास। ऑप्शन सी की बात करेगा कालिदास और ऑप्शन डी की बात करेगा तो रायदास। इसका राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। सी जो इसका राइट ऑप्शन है, यानी कालिदास जी ने जो है अभिज्ञान शाकुंतलम किताब की जो है लिखा है। ठीक है,
नेक्स्ट इसका हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, क्या लिखा है इसमें। लिखा है कि अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार कालिदास थे। अभिज्ञान शाकुंतलम के अतिरिक्त विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम, ऋतुसंहार आदि इनकी जो है प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, आगे हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, मालविकाग्निमित्रम पुस्तक किसने लिखा है? ऑप्शन ए की बात करेगा तो भारवी, ऑप्शन बी की बात करेगा दंडी, और ऑप्शन सी की बात करेगा भास, और ऑप्शन डी की बात करेगा कालिदास। इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, कालिदास जो इसका राइट ऑप्शन है, क्योंकि अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया है कि कालिदास ने जो है अनेक रचनाएं की हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या है, इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट, गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक कौन थी? ऑप्शन ए की बात करेगा कुबेर गंगा, ऑप्शन बी की बात करेगा तो प्रभावती गुप्त, ऑप्शन सी की बात करेगा राजश्री, और ऑप्शन डी की बात करेगा तो कुमार देवी। इसका राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, प्रभावती गुप्त जो है गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक थे। ठीक है, चलिए इसको हम लोग देख सकते हैं इसका डिस्कस। इसमें लिखा है कि गुप्तकालीन प्रसिद्ध महिला शासिका प्रभावती गुप्ता थी। वह चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री व वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय की पत्नी थी। गुप्त काल के दौरान प्रभावती गुप्ता वाकाटक राज्य की संरक्षिका के रूप में शासन कार्य का क्या किया था, संचालन किया था। ठीक है, आगे नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित में सभी नामों से जाना जाता था इसके अलावा? ऑप्शन ए की बात करेगा चाणक्य, ऑप्शन बी की बात करेगा विष्णुगुप्त, ऑप्शन सी की बात करेगा कौटिल्य, और ऑप्शन डी की बात करेगा तो समुद्रगुप्त। इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, डी जो इसका राइट ऑप्शन है, यानी समुद्रगुप्त जो है इसका क्या है, राइट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए इसका हम लोग देख सकते हैं इसका डिस्कस। इसमें लिखा है कि कौटिल्य अथवा चाणक्य विष्णुगुप्त एक राजनीतिक चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री के रूप में प्रसिद्ध था। इनका नाम जो है विष्णुगुप्त, चाणक्य तथा क्या नाम था, कौटिल्य था। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न बनने वाला है, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? ऑप्शन ए की बात करेगा श्रीगुप्त, ऑप्शन बी की बात करेगा तो समुद्रगुप्त, सी की बात करेगा चंद्रगुप्त, और ऑप्शन डी की बात करेगा तो इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, सी जो इसका राइट ऑप्शन है, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, जिसको हम लोग विक्रमादित्य भी कहते थे, इन्हीं के दरबार में जो है नवरत्न रहते थे। ठीक है, चलिए आगे इसका हम लोग डिस्कस दे सकते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त साम्राज्य के शक्तिशाली शासकों में से एक थे। उनके दरबार के नवरत्नों में कालिदास, धन्वंतरी, वरामिहिर, अमर सिंह, शंकु, छपड़क, वरुचि, बेताल भट्ट तथा घटकपर शामिल थे। ठीक है, आगे आगे जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें लिखा है कि भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? इनमें से कोई नहीं। हर्ष के समय एक प्रसिद्ध नाटककार, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाला प्रसिद्ध चिकित्सक, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध सेनापति। तो अभी हमने बताया था कि ये जो है नवरत्नों में से एक थे, और नवरत्न किस में रहते थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए इसका हम लोग डिस्कस दे सकते हैं। डिस्कस इसका है कि इसमें लिखा है कि धन्वंतरी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध नवरत्नों में शामिल एक चिकित्सक थे। ये आयुर्वेद शास्त्र के प्रकांड पंडित थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों की प्रसिद्धि सर्वकालिक रही है। नवरत्नों में सर्वोत्कृष्ट महाकवि कालिदास थे। ठीक है, आगे अब हम लोग फ्रेंड जो है हर्षवर्धन से बनने वाले प्रश्नों को देखा जाएगा। है ठीक है, वर्धन साम्राज्य। इसमें जो हमारा पहला प्रश्न है, कनौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? ऑप्शन ए की बात करेगा कौशाम्बी, ऑप्शन बी की बात करेगा तो कुशीनगर, और ऑप्शन सी की बात करेगा श्रावस्ती, डी की बात करेगा तो थानेश्वर। इसका राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, डी जो इसका राइट ऑप्शन है, यानी वो जो है कहाँ का शासक था, तो थानेश्वर का शासक था। ठीक है, आगे इसका हम लोग देख सकते हैं इसका डिस्कस। हर्षवर्धन कन्नौज से पूर्व थानेश्वर का शासक था। यहीं पर पुष्य ऋतुवंश की स्थापना हुई थी। राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा था। हर्ष के शासनकाल में ही चीनी यात्री जो है वेनसांग आया था, है ना। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन चीनी यात्री आया था, तो उसका नाम जो है वेनसांग था। ठीक है, नेक्स्ट, हर्षवर्धन में 5 इंडीज को अपने निमंत्रण में
नियंत्रण में लिया, इनमें से कौन सा 5 इंडिश थे? पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और जयपुर। पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। पंजाब, कन्नौज, बंगाल, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा। राजस्थान, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। इसका राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। बी जो इसका राइट ऑप्शन है, यानी पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा जो है ये अपने नियंत्रण में लिया था, इसलिए इसको 5 इंडीज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका हम लोग देख सकते हैं इसका डिस्कस। इसमें क्या लिखा है? शासक हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया, जिसमें सम्मिलित है, कौन कौन सम्मिलित? तो पंजाब है, कन्नौज है, बंगाल है, बिहार है और उड़ीसा। हर्षवर्धन को बादामी के चालुक्य वंशी शासक पुलकेशिन द्वितीय से पराजित होना पड़ा था, है ना। तो हर्षवर्धन को कौन हराया था? तो जो है चालुक्य वंश का जो बादामी चालुक्य के शासक था, जिसका नाम पुलकेशिन द्वितीय था, उन्होंने जो है हर्षवर्धन को हरा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट चलिए आगे जो हमारा प्रश्न बनने वाला है, इसमें लिखा है कि कादम्बरी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए की बात करेगा तो कालिदास, ऑप्शन बी की बात करेगा कौटिल्य, ऑप्शन सी की बात करेगा तो हर्ष और ऑप्शन डी की बात करेगा बाढ़ यानी बाणभट्ट। इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। कादम्बरी के जो लेखक हैं उनका नाम जो है बाणभट्ट है। क्या नाम है? बाणभट्ट। इसका हम लोग डिस्कस देख सकते हैं, क्या लिखा है? कादम्बरी संस्कृत साहित्य का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसकी रचना संस्कृत कवि एवं गद्य लेखक बाणभट्ट ने किया था। बाणभट्ट सम्राट हर्ष के दरबारी कवि था। उनकी एक महत्वपूर्ण रचना जिसका नाम हर्षचरितम भी है, जिससे हर्ष के समय की विशेष सूचना प्राप्त होती है। ठीक है, आगे आगे जो हमारा प्रश्न है, क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेश्वर से स्थानांतरित हुई थी? ऑप्शन ए की बात करेगा तो कन्नौज, ऑप्शन बी की बात करेगा तो पाटलिपुत्र, और ऑप्शन सी की बात करेगा मगध, और ऑप्शन डी की बात करेगा तो कुरुक्षेत्र। इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। कन्नौज जो है ये जो है राजधानी बना था थानेश्वर से। ठीक है, आगे इसका हम लोग देख सकते हैं इसका डिस्कस, क्या लिखा है? थानेश्वर या थानेश्वर हर्षवर्धन की प्रारंभिक राजधानी थी। हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान कन्नौज नई राजधानी बनाई गई और जो थानेश्वर से स्थानांतरित हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी हर्षवर्धन की पहली राजधानी थी? ऑप्शन ए की बात करेगा पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी की बात करेगा थानेश्वर, ऑप्शन सी की बात करेगा वैशाली, और ऑप्शन डी की बात करेगा तो मगध। अभी हमने बताया था कि हर्षवर्धन की जो पहली राजधानी थी उसका नाम क्या था? तो थानेश्वर, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड्स राजपूत काल। क्या पढ़ेंगे? राजपूत काल के बारे में देखा जाएगा कि राजपूत काल में कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए इसमें पहला जो हमारा प्रश्न बना है, कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? तमिल साहित्य, वैदिक साहित्य, उर्दू साहित्य और संस्कृत साहित्य। इसका राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। ये जो इसका राइट ऑप्शन है, यानी तमिल साहित्य जो है ये जो है संगम साहित्य के रूप में जो है प्रसिद्ध है। ठीक है, इसका हम लोग देख सकते हैं इसका डिस्कस, क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि प्राचीन तमिल साहित्य को संगम साहित्य कहा जाता है। संगम तमिल कवियों विद्वानों की एक सभा या परिषद थी, जिसका आयोजन पांड्य राजाओं द्वारा कराया गया था। कुल 3 संगमों का आयोजन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आगे जो हमारा प्रश्न है, क्या लिखा है? एलोरा कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने कराया था? ऑप्शन ए की बात करेगा पल्लव, ऑप्शन बी की बात करेगा सातवाहन, और ऑप्शन सी की बात करेगा राष्ट्रकूट, और ऑप्शन डी की बात करेगा तो मौर्य। इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। एलोरा का जो कैलाश मंदिर है इसको बनाया था तो राष्ट्रकूट राजवंश ने जो इसको बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट चलिए इसका हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। इसमें क्या लिखा है? एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। यह औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है ना। तो एलोरा का कैलाश मंदिर कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र में कहाँ है? तो औरंगाबाद में। किसने बनाया था? तो राष्ट्रकूट शासक ने। उस व्यक्ति का नाम क्या है? तो कृष्ण प्रथम ने जो इसको बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा हमारा प्रश्न है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए की बात करेंगे श्रीकालहस्ती, बी की बात करेंगे तिरुपति, सी की बात करेंगे हम्पी, और डी की बात करेंगे भद्राचलम। इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। हम्पी में जो है प्रसिद्ध जो है विरूपाक्ष मंदिर है। ठीक है, चलिए इसका हम लोग देख सकते हैं इसका डिस्कस। इसमें लिखा है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक के हम्पी में अवस्थित है। भगवान शिव को यह मंदिर समर्पित है।
यह मंदिर तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है ना। तो विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? तो कर्नाटक में है। कर्नाटक में क्या है? तो हम्पी में स्थित है। यह किसका मंदिर है? तो ये शिव जी का मंदिर है। किस नदी के किनारे स्थित है? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे है, जिसका नाम जो है विरूपाक्ष मंदिर है। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर पल्लव राजवंशों के शासन के दौरान बनाया गया था? ऑप्शन ए की बात करेंगे बृहदेश्वर मंदिर, बी की बात करेंगे नागेश्वर मंदिर, हजारा मंदिर, ऑप्शन डी की बात करेंगे महाबलीपुरम। इसका राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, यानी पल्लव राजवंश के शासनकाल के दौरान जो है महाबलीपुरम जो है मंदिर बनाया गया था। ठीक है। और ये कैसे बनाया गया था? तो द्रविड़ कला में बना। ठीक है। चलिए इसका आप देख सकते हैं। इसका तमिलनाडु में स्थित महाबलीपुरम, जिसको मामल्लपुरम मंदिर पल्लव शासकों द्वारा बनाया गया था, यह द्रविड़ कला और तमिल संस्कृति का एक जो है उदाहरण है। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न इसमें क्या लिखा है, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? महेंद्र वर्मन प्रथम, हर्षवर्धन, दंती दुर्ग जिसको दंती वर्मन भी कहा जाता है, सीमा विष्णु। तो इसकी बात करेंगे तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रकूट वंश के जो संस्थापक है उनका नाम जो है दंती दुर्ग है। क्या नाम है? दंती दुर्ग। ठीक है। इसका हम लोग देख सकते हैं इसका डिस्कस। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग था। राष्ट्रकूट कन्नड़ मूल के थे और उनकी मातृभाषा कन्नड़ थी। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने एलोरा के कैलाश मंदिर का भी निर्माण कराया था। अभी हमने बताया भी था कि एलोरा का कैलाश मंदिर महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। किसने बनवाया था? तो कृष्ण प्रथम ने। कौन सा शासक था? तो ये तो है राष्ट्रकूट था, राष्ट्रकूट शासक था। ठीक है। चलिए आगे, चोल साम्राज्य के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? ऑप्शन ए की बात करेगा आदित्य फर्स्ट, ऑप्शन बी की बात करेगा तो विजयलाल चोल, ऑप्शन सी की बात करेगा अरिंजय चोल, डी की बात करेगा तो परांतक चोल। इसका राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। बी जो है इसका राइट ऑप्शन है, यानी विजयालय चोल जो है इसका संस्थापक था, जिसका नाम क्या है? चोल साम्राज्य। क्या नाम है? चोल साम्राज्य। ठीक है। चलिए इसका हम लोग देख सकते हैं इसका डिस्कस क्या लिखा है। 9वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय चोल ने की थी। यह आरंभ में पल्लवों का सामंत था। पल्लवों तथा पांडवों के मध्य हो रहे संघर्ष का लाभ उठाकर इसने तंजौर पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। ठीक है। नेक्स्ट चलिए आगे जो हमारा प्रश्न लिखा है, आगे क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है कि सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था? ऑप्शन ए की बात करेगा तो राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन बी की बात करेगा तो राजा प्रथम, ऑप्शन सी की बात करेगा अधिराज, और ऑप्शन डी की बात करेगा तो इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र प्रथम ने जो है सिंचाई के लिए 16 मील लंबी जो है चोल झील का निर्माण कराया था। ठीक है। चलिए इसका हम लोग देख सकते हैं इसका डिस्कस। इसमें लिखा है कि राजेंद्र प्रथम ने अपनी गंगा घाटी में अभियान की सफलता के उपलक्ष्य में गंगईकोट चोल की उपाधि धारण की तथा गंगईकोट चोलपुरम नामक नई राजधानी की स्थापना की। नई राजधानी के समीप ही उसने चोल गंगम नामक झील का भी क्या किया था? निर्माण कराया था। ठीक है। आगे नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है क्या लिखा है, चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दी जाने वाली जन्म भूमि को क्या कहा जाता था? वेलन गवाई, साला भोगा, पल्ली छादनम, ब्रह्मादे। इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। उसको हम लोग बोले थे पल्ली छादनम बोला जाता था जब जैन सभाओं में जो दान में जमीन दी जाती थी। ठीक है। चलिए इसका हम लोग देख सकते हैं इसका डिस्कस। चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दी जाने वाली जब भूमि को पल्ली छादनम या पल्ली चंद कहा जाता था। गैर ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को वेल्लान गवई या वेलन गवई कहा जाता था। स्कूलों विद्यालयों की व्यवस्था के लिए दान में दी गई भूमि को साला शोभा भोगा कहा जाता था। ब्राह्मण को दान में दी गई भूमि को ब्रह्मादे कहा जाता था। ठीक है। तो सबका नाम अलग अलग है यदि भूमि आप दान कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शिव मंदिर चोल शासकों के संरक्षण में नहीं बनाया गया था? नटराज मंदिर चिदम्बरम, गुणेश्वर मंदिर सिन्नार, पल्लाई रातम मंदिर तंजावुर, बृहदेश्वर मंदिर जो है गंगईकोट चोलमपुरम। ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, गोंडेश्वर मंदिर जो है सिन्नार में जो है ये जो है बनाया नहीं गया था, है ना। इसको किसने बनाया था? तो इसको हम लोग देख सकते हैं इसका डिस्कस। गुणेश्वर मंदिर सिन्नार यादव वंश के द्वारा निर्मित कराया गया था। गुणेश्वर मंदिर महाराष्ट्र के नासिक में स्थित है। यह भगवान शिव को समर्पित मुख्य मंदिर के साथ 4 अन्य मंदिर सूर्य, विष्णु और पार्वती और गणेश को भी समर्पित है। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है इसमें क्या लिखा है, पाल वंश का पहला शासक कौन था? देवपाल,
रामपाल, गोपाल और महिपाल। इसका राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। पाल वंश का जो पहला शासक था उसका नाम क्या था? गोपाल। क्या नाम था? गोपाल। ठीक है, नेक्स्ट चलिए इसका हम लोग डिस्कस दे सकते हैं। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। गोपाल ने लगभग 750 से 770 ईस्वी तक शासन किया। वह बौद्ध मतानुसारी था तथा नालंदा में उसने एक विहार का भी निर्माण करवाया था, है ना। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है क्या है, इसमें लिखा है कि पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? ऑप्शन ए की बात करेगा पश्चिमी, ऑप्शन बी की बात करेगा पूर्वी, ऑप्शन सी की बात करेगा दक्षिणी, ऑप्शन डी की बात करेगा उत्तरी। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। बी जो इसका राइट ऑप्शन है, यानी पूर्वी जो इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, इसका हम लोग चाहेंगे तो इसका डिस्कस भी देख सकते हैं। क्या लिखा है इसमें, लिखा है कि पाल साम्राज्य जो है भारत के पूर्वी हिस्से यानी बंगाल बिहार से संबंधित है। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी। इस वंश के शासक जो है धर्मपाल ने विक्रम विश्वविद्यालय तथा सोमपुरी में बिहारों की स्थापना किया था। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न क्या है, इसमें लिखा है कि 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? तोमर वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश और तुगलक वंश। तो आरंभ की बात करेंगे तो 12वीं शताब्दी में जो आरंभ में जिसका शासन था दिल्ली पर, उसका नाम क्या था? तोमर वंश का शासक था। किसका शासक था? तोमर वंश का। इसका हम लोग चाहेंगे तो डिस्कस दे सकते हैं। 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर तोरम वंश का शासन था। इस वंश का प्रसिद्ध शासक था, उसका नाम क्या था? अनंगपाल। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स वीडियो के यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। यह वीडियो जो है पेट के एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।